लास्ट जो हमारा सेशन था वो कुछ बेसिक रिसर्च रिसर्च क्या होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। अब जो हमारी मेन आउटलाइंस हैं सेशन के लिए वो है क्वालिटेटिव रिसर्च। तो आज के सेशन से ऑनवर्ड जितने भी सेशन होंगे उसमें हम सिर्फ ये देखेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है और उसके डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं, और आगे मजीद फिर उनका जो है आउटलाइंस है उसको हम फॉलो करते हुए चलेंगे। तो आज मैं आपको ये बता देता हूँ, आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर एक टाइप क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। इस फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च को हम डिस्कस करेंगे। मैं बता देता हूँ कि इस सेशन में आज वाले में क्या क्या चीज़ें कवर होंगी। ये देखेंगे कि फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च क्या होता है, कौन सी रिसर्च है ये। उसके बाद इसके दो टाइप्स होते हैं फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च के, उनको देखेंगे। और उसके बाद जो है सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड डेटा कलेक्शन टूल्स, डेटा एनालिसिस फॉर फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, उसको देखेंगे। तो आइए फिर देख लेते हैं कि फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च क्या है। A qualitative research approach that helps in describing lived experiences of the individual is known as phenomenological research. फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च में एक्चुअली रिसर्चर क्या करते हैं कि रिसर्चर जो है रिसर्च करते हैं जहाँ सर्च कर रहे होते हैं अब किस चीज़ के बारे में, जो किसी इंडिविजुअल का या लोगों का जो है पास्ट एक्सपीरियंस होता है। लिव्ड एक्सपीरियंस मीन्स पास्ट एक्सपीरियंस, वो पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर हमने बात करें कि ऑनलाइन क्लासेस थी, कोविड के दौरान जो है इंटायरली एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन था, तो अगर फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन को इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर रिसर्च करनी हो तो हम किन लोगों से पूछेंगे सवालात, किन लोगों पर रिसर्च होगी, जिन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया होगा या पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि उनका पास्ट एक्सपीरियंस होगा ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से। तो फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च ऐसी रिसर्च है जो किसी के लिव्ड या पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में होती है, उसके पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर जाके हम रिसर्च करते हैं कि किसी भी फिनोमेना के अंदर या किसी सिचुएशन के अंदर किसी का पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है। A phenomenological research is used in social sciences, educational sciences, psychology, philosophy and multidisciplinary research। अच्छा, कुछ दोस्तों के बाद में सवाल आ रहे होते हैं कि सर ये तो जो है सिर्फ मखसूस सोशल साइंसेस के लिए है, बाकी साइंसेस के लिए नहीं है। यकीनन जो फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च है इसका ज़्यादा झुकाव जो है वो सोशल साइंसेस की तरफ है, ठीक है, प्योर साइंसेस की तरफ कम है। लेकिन अभी जो एरा चल रहा है, जो दौर चल रहा है, इसके अंदर थोड़ा सा चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो गई हैं और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब जिस तरह से मैंने एक नीचे लफ्ज़ लिखा है मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च, अब काफ़ी सारी जो है फील्ड्स ऐसी हैं जिसके अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च होती है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च के अंदर, कि मुख्तलिफ फील्ड्स के लोग मिलकर एक फील्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो उस तरह की जब मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च आती है तो हो सकता है कोई कंप्यूटर साइंस की रिसर्च हो लेकिन उसके अंदर फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च का इस्तेमाल हो, और होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी कुछ तकरीबन एक महीना पहले या 2 महीने पहले की बात है, आयरलैंड में कुछ जो है स्कॉलरशिप्स आई हुई थी पीएचडी के लिए। जब पीएचडी की स्कॉलरशिप का होता मतलब होता है बाहर की स्कॉलरशिप मींस रिसर्च। तो उसमें क्या था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले था। जब देखा उस स्कॉलरशिप को तो ऐसे लग रहा था कि शायद इसमें सारे कंप्यूटर बैकग्राउंड वाले होंगे, लेकिन थोड़ा सा जब आगे उसको मजीद हमने रीड किया पूरे को तो पता चला जी इसके दो हिस्से हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। जो उनको दो किस्म के लोग चाहिए। एक वो लोग चाहिए पीएचडी वाले जो कंप्यूटर का बैकग्राउंड रखते हो, यानी किस तरह के सॉफ्टवेयर और चीज़ें बना सकें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल करनी है, और उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस्तेमाल होना था हायर एजुकेशन में। और दूसरा स्टाफ वो चाहिए, वो स्टूडेंट्स चाहिए पीएचडी के लिए जो कि बाद में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में जाके इस चीज़ का जो चीज़ इस्तेमाल होगी इसका इम्पैक्ट देख सकें कि इसका इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसका फ़ायदा क्या है या नुकसान क्या है, क्या स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं, क्या डिसलाइक कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या थी, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च।
यानी कि मुख्तलिफ लोग आए हैं और वो एक ही टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें कंप्यूटर बैकग्राउंड वाले भी हैं, इसमें सोशल साइंसेज वाले भी हैं। ठीक है। अब इस तरह की जो रिसर्च है उसमें फेनोमेनोलॉजी की रिसर्च भी की जा सकती है, क्योंकि जब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद ही हम उनसे जाके पूछेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उन्होंने लाइक किया, डिसलाइक किया या क्या था। ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज को थोड़ा सा जो है अंडर एस्टिमेट ना करें, या यूं कह लें कि समझने की कोशिश करें कि रिसर्चेस जो है डिफरेंट समटाइम्स सोशल टाइप की रिसर्च होती है, लेकिन वो जो है जिस तरह टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट है उनके अंदर भी इस्तेमाल हो रही होती है, तो इस तरह की रिसर्च को हम मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च कहते हैं। तो इस तरह जो फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च है इसका ज्यादा फोकस जो है सोशल साइंसेज की तरफ है, एजुकेशनल साइंसेज है, बिजनेस है। हाँ, मेडिकल के अंदर बहुत सारा इसका जो है फोकस है, फेनोमेनोलॉजी रिसर्च का बहुत इस्तेमाल है मेडिकल रिसर्च में, मेडिकल हेल्थ साइंसेज के अंदर। तो इस तरह से ये जो है सिर्फ सोशल साइंसेज तक महदूद नहीं है, ये मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर जो है इस्तेमाल होती है और हो सकती है फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। तो ये डिसिप्लिनरी, नीचे मैंने लफ्ज को थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है, क्वेश्चन मार्क भी किया, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी जो है इसका बता दिया कि मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च क्या होती है। वैसे एक डिसिप्लिन के लोग अपने डिसिप्लिन के विद इन रिसर्च कर रहे होते हैं, डिसिप्लिन के अंदर रिसर्च कर रहे होते हैं, एजुकेशन वाले एजुकेशन में कर रहे होते हैं, बिजनेस एजुकेशन वाले बिजनेस में कर रहे होते हैं, इंजीनियरिंग वाले इंजीनियरिंग में कर रहे होते हैं। लेकिन मल्टी डिसिप्लिनरी में ये होता है कि कोई टॉपिक एक ऐसा होता है जिसमें जो है मुख्तलिफ लोगों की ज़रूरत होती है, एजुकेशन वालों की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल की ज़रूरत हो सकती है, कंप्यूटर वालों की ज़रूरत हो सकती है। तो एक ही टॉपिक के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसमें मुख्तलिफ लोग आके इकट्ठे आके काम करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब है टू टाइप ऑफ फेनोमेनोलॉजी। फेनोमेनोलॉजी जो रिसर्च है इसके बेसिक दो टाइप्स होते हैं। एक कहलाता है डिस्क्रिप्टिव फेनोमेनोलॉजी। असल में फेनोमेनोलॉजी में किसी फेनोमेना को डिस्क्राइब करना होता है, उसके बारे में जानकारी लेनी होती है, हमने इल्म जो है रिसर्च करनी होती है। ठीक है। और होते वो पास्ट एक्सपीरियंस है लोगों के। अब डिस्क्रिप्टिव फेनोमेनोलॉजी में ये होता है कि जो फेनोमेना होगा उसको सिर्फ डिस्क्राइब किया जाएगा, जो चीजें यानी डिस्क्राइब किया जाएगा से मुराद है कि रिसर्चर सिर्फ उसको डिस्क्राइब करेगा, जो चीजें उसको पार्टिसिपेंट से मिलेंगी या ऑब्जर्वेशन से मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर उसकी कोविड की तरफ जाता हूँ, ऑनलाइन एजुकेशन से मैंने कुछ सवालात पीछे स्टूडेंट से कि उनको ऑनलाइन एजुकेशन जो ऑनलाइन क्लासेस थी उनके अंदर क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी ड्यूरिंग द कोविड 19। अब मैं कोई भी चीज अपनी तरफ से ऐड नहीं करूंगा इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव फेनोमेनोलॉजी रिसर्च में। अगर मैंने ये डिस्क्रिप्टिव फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च इस्तेमाल की है तो मैं कोई चीज अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकता, ना करूंगा। जो मुझे पार्टिसिपेंट्स ने बताया है मैं उसी को डिस्क्राइब करूंगा, उसी को एक्सप्लेन करूंगा, ताकि जो मेरे रीडर हैं, जो ऑडियंस है, वो अच्छी तरह समझ सकें। लेकिन फिर अच्छी तरह से गौर से सुने कि डिस्क्रिप्टिव फेनोमेनोलॉजी में क्या होगा, बीइंग अ रिसर्चर मैं अपनी तरफ से कोई चीज ऐड नहीं करूंगा कि ऐसे भी हो सकता है, उसने ये कहा तो ये भी हो सकता है। कुछ भी नहीं हो सकता, जो पार्टिसिपेंट ने बताया वही हो सकता है। मैं अपनी कोई एग्जाम्पशन नहीं लगे लेके आऊंगा उसके अंदर, मैं अपने ख्यालात उसके अंदर ऐड नहीं करूंगा, मैं अपनी सोच पे ऐड नहीं करूंगा कि अच्छा इसने ये कहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, कोई मतलब नहीं हो सकता। जो पार्टिसिपेंट ने कहा है मैंने उन्हीं अल्फाजों को सिर्फ डिस्क्राइब करके थोड़ा सा पैराफ्रेज करके अच्छे अल्फाजों में रखना है, ताकि रीडर जो ऑडियंस है वो पढ़ सके उसको। और इस फिनोमेनोलॉजिकल टाइप के अंदर डिस्क्रिप्टिव टाइप अगर लेते हैं तो इसके अंदर रिसर्चर का ज्यादा एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। रिसर्च तो यकीनन आती हो, लेकिन बहुत एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं, क्योंकि वो अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर रहा, उसने जो पार्टिसिपेंट से लिया है वो उन्हीं चीजों को डिस्क्राइब कर रहा है। दूसरा जो टाइप होता है फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च का वो होता है इंटरप्रेटिव फेनोमेनोलॉजी। इंटरप्रेटिव फेनोमेनोलॉजी, इंटरप्रेट का मतलब होता है चीज को समझना, इंटरप्रेट करना। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर रिसर्चर का थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं ज्यादा मैच्योर होना, एक्सपीरियंस होना जरूरी है। रीजन क्या है, रीजन ये है तो ये भी फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, इसके अंदर भी हमने लोगों के पास्ट एक्सपीरियंस ही देखने हैं। ठीक है। और जो है फेनोमेना को ही डिस्क्राइब करना है।
लेकिन यहाँ पर क्या है कि रिसर्चर चीजों को डिस्क्राइब भी करेगा, और जहां उसको लगे कि इसका यार ये मतलब हो सकता है, पार्टिसिपेंट ने नहीं बताया, लेकिन पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर से, उसके जो रिस्पॉन्स से रिसर्चर को लगे कि इसका ये मतलब हो सकता है, तो वो उसको उसमें ऐड करेगा। जो उसको लग रहा है रिसर्चर को कि ये हो सकता है, वो भी अपनी रिसर्च के अंदर ऐड करेगा। ठीक है। ऊपर वाली रिसर्च में डिस्क्रिप्टिव और इंटरप्रेटिव में ये फर्क है। डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ डिस्क्राइब करेगा, अपनी तरफ से चीजें ऐड नहीं करेगा रिसर्चर। लेकिन इंटरप्रेटिव में क्या होगा कि रिसर्चर अपनी तरफ से चीजें ऐड कर सकता है, लेकिन अपनी तरफ से ये मुराद नहीं कि कहीं से भी उठा के कर ले, नहीं। जो एक सिनेरियो चल रहा है, जो सीन चल रहा है, उस सीन से वो कुछ चीजें हो सकता है कि इंटरप्रेट करे कि अच्छा ये जो है, मैंने इंटरव्यू लिया है, पार्टिसिपेंट ने ये चीजें नहीं बताई, लेकिन उससे लहजे से ये पता चल रहा था कि ये चीजें उसके पास थी या बताना चाह रहा था। या फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा सवाल था जिसमें उसने हेजिटेट किया, बताया नहीं, लेकिन उसके पास नॉलेज था और ये कहना चाह रहा था वो, लेकिन वो कह नहीं पाया या हेजिटेट कर रहा था, कोई भी इस तरह की वजह थी, तो वो अगर रिसर्चर को समझ आई तो रिसर्चर उसको बयान कर सकता है अपनी रिसर्च के अंदर। तो ठीक है, दो मेन टाइप होते हैं फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। आप जब रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो सम टाइम आप आर्टिकल में देखेंगे, अगर इस तरह के आपको आर्टिकल मिले जिसके अंदर जो है फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च इस्तेमाल हुई हो, तो सम टाइम रिसर्चर क्या करते हैं, क्लियर बताते हैं अपनी रिसर्च के, मैंने डिस्क्रिप्टिव फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च इस्तेमाल की है या इंटरप्रेटिव फेनोमेनोलॉजी इस्तेमाल की है। और सम टाइम नहीं बताते, सिर्फ फेनोमेनोलॉजी का नाम लेके आगे चल पड़ते हैं, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, ना कोई गलत है, क्योंकि दोनों का मकसद एक ही है। लेकिन पहले वाली में सिर्फ डिस्क्राइब किया जा रहा है, दूसरे वाली में क्या है कि डिस्क्रिप्शन के साथ साथ जो है कुछ चीजें जो है इनसाइड से जो रिसर्चर समझ रहा है कि ये हो सकती है, वो इसमें ऐड कर रहा है। तो इसलिए पहले वाली में मैंने कहा कि रिसर्चर का बहुत मैच्योर होना, बहुत सीनियर होना जरूरी नहीं है। अलबत्ता रिसर्च आना तो शर्त है, तभी कंडक्ट करेगा, तभी लिखेगा। लेकिन दूसरे वाले में रिसर्च आने के साथ साथ वो सीनियर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, तो तब वो अपने आइडिया को शामिल करे, वरना अपने आइडियाज जो अब शामिल कर रहा है, यानी को जिस चीजों को उसको लग रहा है कैसे हो सकती हैं, तो अगर वो सीनियर नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो हो सकता है उन चीजों में वो गलती भी कर सकता है। तो उसके लिए जरूरी है कि वो सीनियर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, ताकि इस तरह की गलती के चांसेस कम हो। उसके बाद रिसर्च डिजाइन। देखिए ऊपर हमने टाइप पढ़ा, ऊपर फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च तो ले ली, तो रिसर्च के डिफरेंट टाइप्स हैं। जब कोई आर्टिकल लिखते हैं, प्रपोजल लिखते हैं या आप थीसिस लिखते हैं, तो हर रिसर्च का जो टाइप आता है, मेथड आता है, उसका एक अपना डिजाइन होता है। रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या है? रिसर्च डिजाइन का मतलब ये होता है कि अगर हमने फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च ली है, तो इसके लिए आगे मखसूस एक डिजाइन होगा। मखसूस डिजाइन में क्या होगा? ये डिजाइन हमें बताएगा कि फेनोमेनोलॉजी रिसर्च के लिए हमें कौन सी जो है सैम्पलिंग टेक्निक चाहिए, हमें कौन सा एनालिसिस का मेथड चाहिए, हमें कौन सा जो है डेटा कलेक्शन टूल चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये मिलके कहलाती है रिसर्च डिजाइन। वे आउट, ठीक है, ले आउट, कि किस तरह से रिसर्च चलेगी, क्या क्या हम करेंगे, क्या क्या चीजें शामिल होगी। अब जब फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च है, तो इसके अंदर जो है सैम्पलिंग टेक्निक, आपने एक तो मेथड तो चूज कर लिया कि आपकी जो रिसर्च होगी क्वालिटेटिव होगी, और विद इन द क्वालिटेटिव रिसर्च वो फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च होगी। आप अगर आगे मजीद लिखना चाह रहे तो आप उसमें लिख सकते हैं कि ये जो है इंटरप्रेटिव होगी या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी। तो उसके बाद आ जाता है, जब आपने ये कर लिया, फेनोमेनोलॉजी तक पहुंच गए, तो उसके बाद सैम्पलिंग टेक्निक्स, कि आपने जब सैंपल सेलेक्ट करना है, किन लोगों से आपने डेटा कलेक्ट करना है, उसकी टेक्निक्स होती हैं। और जो फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च है, अच्छा और भी हो सकती हैं, मैंने जो वो लिखी हैं कुछ जो मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं, जो प्रैक्टिस में है। तो फेनोमेनोलॉजी रिसर्च के अंदर जो है पर्पसिव सैंपलिंग और स्नोबॉल सैंपलिंग, ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है। पर्पसिव सैंपलिंग क्या होता है? पर्पसिव सैंपलिंग होता है बेस्ड ऑन योर पर्पस, कि आपका जो मकसद है उसकी हवाले से ही आप पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मेरा मकसद क्या है कि मैंने उन स्टूडेंट से इंटरव्यूज या डेटा लेना है जिन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली हों, क्योंकि वही बता सकते हैं एक्सपीरियंस के, ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा रहा, सब तो नहीं बता सकते ना, वही बताएंगे जिन्होंने क्लासेस ली हों। तो मैं अपने मकसद को मद्देनजर रखते हुए सैम्पलिंग की जो है टेक्निक यूज करूंगा। पर्पजिव, पर्पज का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। अब पर्पज मेरा ये है कि भाई जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली होंगे उनसे इंटरव्यू लूंगा, बाकी उनसे नहीं लूंगा, क्योंकि बाकी तो बता ही नहीं सकते, वही बता सकेंगे उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। अब स्नोबॉल क्या होता है कि जब पर्पजिवली इस्तेमाल करते हैं ना, तो समटाइम ऐसे केसेस होते हैं कि लोग बहुत कम मिलते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे सिर्फ 2 लड़के मिले जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली हो थ्रू आउट कोविड-19, अब तीसरा मिले या मैंने 10-12 लोगों से इंटरव्यू लेने हैं। तो स्नोबॉल में ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने असलम को ढूंढा, असलम से इंटरव्यू लिया, अब असलम से पूछा यार कोई बंदा जानने वाला है, कोई दोस्त है, कोई कुलीग, कोई क्लास फेलो जिसने ऑनलाइन क्लासेस हो, वो मुझे बताएगा राशिद साहब वो फलां जो है अली उसने भी ली थी, उसका मैं आपको नंबर देता हूँ, आप कॉन्टेक्ट करें उससे। तो स्नोबॉल क्या होता है कि आप एक बंदे से पूछ के आगे पहुंचते हैं, आपको उस बंदे का नहीं पता होता, आपने क्या किया एक बंदे से इंटरव्यू लिया, उस बंदे ने हाईलाइट किया सर वो फलां बंदा भी है, वो उसने भी ऑनलाइन क्लासेस ली थी, उसका भी एक्सपीरियंस है, तो आप उससे भी इंटरव्यू ले सकते हैं। तो फेनोमेनोलॉजी रिसर्च के अंदर कॉमनली जो टेक्निक्स होती हैं यूज वो होती हैं परपसिव एंड स्नोबॉल, सैम्पलिंग इस्तेमाल होती हैं सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए। उसके बाद है डेटा कलेक्शन टूल। डेटा कलेक्शन टूल्स, टूल से नाम ऐसा लगता है कि टूल हो, टूल का मतलब ये नहीं कोई फिजिकल चीज होगी, ठीक है। अब जब डेटा कलेक्ट करना होता है उसके लिए आप कोई ना कोई रास्ता इस्तेमाल करेंगे, भाई कैसे कौन सा रास्ता इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो है एक क्या आता है फेनोमेनोलॉजिकल इंटरव्यूज। अब फेनोमेनोलॉजिकल इंटरव्यूज को अनस्ट्रक्चर इंटरव्यूज भी कहते हैं। अब फेनोमेनोलॉजिकल इंटरव्यूज या अनस्ट्रक्चर इंटरव्यूज ऐसे होते हैं कि आप सिर्फ एक मेंटल मैप बना के जाते हैं कि मैंने अपने पार्टिसिपेंट से ये सवाल करने हैं, कुछ भी रिटर्न में नहीं होता, कुछ स्ट्रक्चर में नहीं होता, बस ऐसे ही चीजें बिखरी हुई होती हैं, तो आप जाके स्टार्ट कर देते हैं उससे क्वेश्चनिंग जब इंटरव्यू लेते हैं कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस कब स्टार्ट हुई, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, और फिर आप जो है जो इंटरव्यू भी होता है, जो इंटरव्यू दे रहा होता है उसको आप जो है ना बाउंड नहीं करते कि यार मुझे ये बताओ मुझे ये बताओ, नहीं उसकी मर्जी जो मर्जी बताए आपने सुनना है, आपने सुनना है और नोट करते जाना है कि वो क्या कह रहा है, आपने उसको बिल्कुल जो है बीच में टोकना नहीं है। और बेशक सम टाइम हो सकता है कि आपका जो एरिया उससे बाहर भी निकल जाए तो आपने उसको बर्दाश्त करना है, उसको सुनना है। फेनामेनोलॉजिकल इंटरव्यूज या अनस्ट्रक्चर इंटरव्यूज में ऐसे ही करना होता है, और इंटरव्यू लंबे होते हैं, घंटे का इंटरव्यू, 60 मिनट का, 45 मिनट का, 40 का। नॉर्मली फेनामेनोलॉजिकल इंटरव्यूज या अनस्ट्रक्चर इंटरव्यूज ये 40 मिनट से कम नहीं होते, अगर इससे कम हो तो फिर उसकी वैलिडिटी या रिलायबिलिटी पे इश्यूज जो उठते हैं जब आप रिसर्च पब्लिश के लिए जाते हैं तो। उसके बाद एक तो ये कॉमन इंटरव्यू इस्तेमाल होते हैं फेनोमेनोलॉजिकल इंटरव्यूज या अनस्ट्रक्चर इंटरव्यूज, दूसरे सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूज, ये भी बहुत कॉमनली इस्तेमाल होते हैं फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च के अंदर। सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूज में क्या होता है कि आप मेन मेन क्वेश्चन लिख लेते हैं, बाकी उसके अंदर सब क्वेश्चन जिसको प्रूव कहते हैं रिसर्च के अंदर वो कर लेते हैं। जिस तरह आपने एक सवाल फॉर एग्जाम्पल लिख लिया अपने पेपर के ऊपर कि मैं ये पूछूंगा कि जी आपने कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस ली, आपने कितने हफ्ते क्लासेस ली, इस तरह के कुछ लिख लिए। अब वो जैसे जवाब देगा उसके अंदर फिर आप सवाल मजीद करते रहेंगे, ठीक है, वो प्रोब कहलाएगा। वो हो सकता है आप एक मेन सवाल हो, उस मेन सवाल के अंदर आप जब जवाब देने लगे पार्टिसिपेंट, आप उसके अंदर मजीद 15-20 सवाल और पूछ लें, लेकिन वो नहीं लिखेंगे आप, आपने लिखे हुए कौन से मेन क्वेश्चन लिखे हुए यार मैं ये सवाल पूछूंगा इससे। ये कहलाता है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सेमी मीन्स हाफ, ठीक है। तो सेमी स्ट्रक्चर मीन्स यानी कि आधा लिखा होगा, नॉर्मली पूरे का नहीं लिखा होगा, यानी कि कुछ चीजें लिखी होंगी कुछ नहीं लिखी होंगी, ठीक है। उसके बाद कहलाता है स्ट्रक्चर इंटरव्यूज। स्ट्रक्चर इंटरव्यूज के अंदर क्या होगा कि नॉर्मली आप सारी की सारी चीजें लिख के ले जाते हैं, अरे मैं ये चीजें पूछूंगा उससे अपने पार्टिसिपेंट से। ये भी नॉर्मली कॉमनली इस्तेमाल होता है। इंटरव्यू के अलावा आप क्या कर सकते हैं, सर्वे भी कर सकते हैं फेनोमेनोलॉजी रिसर्च के अंदर। उसके अंदर आप अपना क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन आपका ओपन एंडेड होगा, जिसके अंदर सवाल लिखे होंगे और नीचे अपने पार्टिसिपेंट ने सिर्फ जवाब उसके लिखने होंगे। और वो तो इस तरह से ये जो कहलाते हैं डेटा कलेक्शन टूल। कोई भी वो तरीकेकार जिस तरीकेकार से आप लोगों से या किसी भी चीज से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आपके पास डेटा रिसीव हो रहा है, इंफॉर्मेशन आ रही है, उस तरीकेकार को हम एक्चुअली रिसर्च के अंदर डेटा कलेक्शन टूल कहते हैं। और बाज औक़ात जो है बहुत जगहों पे आपको मिलेगा सिर्फ इंस्ट्रूमेंट लिखा होगा या डेटा इंस्ट्रूमेंट लिखा होगा, उसका मतलब भी यही होता है। और उसके बाद है डेटा एनालिसिस। अब डेटा एनालिसिस क्या है, ये अ, बहुत ही क्रिएटिव, बहुत क्रिटिकल प्रोसेस होता है रिसर्च के अंदर। आप जब डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी मैंने इंटरव्यूज लिए हैं, फेनोमेनोलॉजिकल इंटरव्यूज लिए हैं 20 लोगों से। अब 20 लोगों के आप खुद हिसाब कर लें कि अगर मैं एक एक घंटे का एक बंदे से इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो आप जब इंटरव्यू ले लेंगे, आप भले उर्दू में लें, पंजाबी में लें, किसी भी जबान में लें, आपकी मर्जी है, लेकिन आपने बाद में क्या करना है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब जब उसको एक एक लफ्ज बा लफ्ज लिखना है, कुछ भी नहीं छोड़ना आपने। आप बेशक रिकॉर्ड करना चाहे तो रिकॉर्ड कर सकते हैं पार्टिसिपेंट्स की इजाजत से, इजाजत लेनी पड़ती है रिसर्च के अंदर, ठीक है। अब पार्टिसिपेंट ने इजाजत दे दी, आपने उनको क्या किया, रिकॉर्डिंग कर ली है।
अब घर जाएंगे, उसको हो सकता है आपको 4-5 दफा सुनना पड़े, उसके लफ्ज ब लफ्ज लिखेंगे उसको पूरे का पूरा, इसको ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं रिसर्च के अंदर। अब हो सकता है एक इंटरव्यू के अंदर ये आपके 10 या 12 पेज भर जाए। अगर 5-6 पेज भी फॉर एग्जाम्पल भरते हैं आपके इसमें, तो आप देख लें कि 20 पार्टिसिपेंट है, कितने पेज बनेंगे। तो अब इसके अंदर आपने जो है 20 के 20 इंटरव्यू सामने रखने हैं, उनको रीड करना है, उनको लिखना है पहले, फिर एक एक को बार बार पढ़ना है, और उसमें समझना है कि इसका मतलब क्या निकल रहा है, पार्टिसिपेंट ओवरऑल इसकी राय क्या है, पार्टिसिपेंट्स की डिफिकल्ट थी नहीं थी, या कॉमन डिफिकल्टीज जो थी वो कौन कौन सी आ रही है। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपकी सारी जो राइटिंग है 20 पेजेस की बनी, तो इस 20 पेजिंग को हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली कोडिंग करते हैं। आगे प्रोसेस आएगा इसका, कब वहां पर मुकम्मल मैं आपको डिफाइन कर दूंगा इसको आगे, इसका पूरा हमारे पास एक लेक्चर होगा एनालिसिस का, ठीक है। तो हम उसकी कोडिंग करते हैं, कोडिंग के बाद फिर जो है इसका कैटेगरीज बनती हैं, फिर इसकी जो है सब कैटेगरीज बनती हैं, इसी तरह से फिर इसके थीम बनते हैं। तो आपके जो 20 या 25 पेजेस है ना, ये टोटल जो है सिर्फ 2 या 3 लाइनों में आ जाएंगे। ये 2 या 3 लाइनों में आ जाएंगे, और 2-3 लाइनें जो होंगी वो सिर्फ हम जो है उनको लेके आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको एनालिसिस का प्रोसेस कहते हैं। और एनालिसिस के प्रोसेस से हम क्या करते हैं, जो रॉ डेटा होता है हमारे पास, उसको किसी इंफॉर्मेशन में लेके आते हैं, और उस इंफॉर्मेशन को फिर हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये आज का जो है टॉपिक यहीं तक था। अगर किसी का कोई सवाल है तो बाद में जो है मैं आपका नंबर अपना यहाँ शेयर कर देता हूँ। जो लोग अगर आगे पीछे से कहीं बाकी ग्रुपों से आए हुए हैं फेसबुक वगैरह से, तो वो ये जो है ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। और फिर ग्रुप में आके आपका जो भी किसी का अगर सवाल है ना, तो वो सवाल आप आके ग्रुप में कर सकते हैं। मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग ज्वाइन कर सकें, जो लोग कहीं और से अगर आए हुए हैं तो। ये मैंने इसमें लिंक शेयर कर दिया है व्हाट्सएप का। ज़्यादातर लोग ग्रुप से ही हैं, अगर ग्रुप से बाहर से कोई है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं आके। ये मैंने लिंक आपसे शेयर कर दिया है। और अब मैं जिसका कोई अगर सवाल हो तो वो आप जो है उसमें आके ग्रुप के अंदर सवाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ टाइम थोड़ा रह गया होगा, क्योंकि हम जो है ये फ्री जो है वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं जूम का। ये 40 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली जो है डाउन हो जाता है। तो अगर किसी का भी सेशन के हवाले से कोई सवाल हो तो आप जो है मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, या ग्रुप ज्वाइन करके ग्रुप पे मैसेज कर दें, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।